केंद्र से लेकर के राज्य तक केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के जलियांवाला बाग यानी कि बांसवाड़ा से महज 70 किलोमीटर दूर मानगढ़ धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर के बड़ी प्लानिंग कर चुका है। कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार का मानगढ़ धाम पर एक विशेष फोकस रहा है। इसी के तहत आज हमारे साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा और गढ़ी विधायक कैलाश मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मानगढ़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार केंद्र के आला सांसद और जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी केंद्रीय स्मारक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर के दौरे कर चुके हैं। तो किस तरीके से दौरों के बाद से लेकर के अब तक किस तरीके का मैप तैयार किया गया है और उस मैप के अकॉर्डिंग किस तरीके से मानगढ़ धाम को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़ा किया जाएगा। सर, लगातार केंद्र की मोदी सरकार जो है वो मानगढ़ को लेकर के बड़ी संवेदनशील होती नज़र आ रही है। लगातार केंद्रीय मंत्री भी दौरा कर रहे हैं, आपके निर्देशन पर भी लगातार वहाँ पर दौरे किए जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके का इसका पूरा रूट मैप तैयार किया गया है? देखिए, मानगढ़ धाम जलियांवाला बाग कांड से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान वह धरोहर है, जहाँ पर 1,500 आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया है। वो मीडिया में नहीं आया, इसलिए कि मीडिया में आज दिन तक कोई किसी प्रकार की इस बात को कहने वाला था ही नहीं। लेकिन संघ के हमारे कार्यकर्ता और वैचारिक दृष्टि से जितने भी लोग सनातनी धर्म लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहाँ 73% हमारे आदिवासी भाई एक क्षेत्र में रहते हैं, और इनके पूर्वजों ने इस प्रकार का बलिदान गोविंद गुरु के सानिध्य में इस प्रकार का किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको खदेड़ा और गोलियों से इनको भून दिया। अब वो ठंडे बस्ते में रहा ही रहा, किसी ने उस बात को उजागर नहीं किया, और उजागर किया तो हमारे यह वैचारिक संगठन है उसके आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2003 के अंदर एक बहुत बड़ी रैली यहाँ मानगढ़ धाम का संदेश लेकर के जयपुर तक पहुँचे कि मानगढ़ धाम में ऐसा ऐसा एक घटना कांड हुआ है। वो आज दिन तक तो नहीं जा। उसके बाद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यक्रम किए, इसके बाद से हम मंत्री बने, और ये सब बातें विकास का दौर चलता आगे चला। और उसके बाद में लोगों में भावना बनी काम के बारे में। तो हम कहते हैं कि देखो, वहाँ पर हमने सबसे पहला 1954 में सांसद, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हमारी परख हुई आदिवासी होने के नाते भी राज्यसभा के अंदर बिना किसी के निर्विवाद हमको मनोनीत करके वहाँ पर 1994 में भेजा गया। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत उस समय थे, और कुछ हमारे संघ के वरिष्ठ लोग थे। यहाँ के हमारे स्थानीय लीडर थे, गुलाब चंद जी कटारिया, आदरणीय वसुंधरा जी, सभी थे। और ये बात तय की कि आदिवासी क्षेत्र से राज्यसभा में कनकमल कटारा को भेजा है, तो यही ऐसी की पार्टी है जो ऐसा विचार करती है, जो बिना पैसे के, बिना किसी बात के एक कार्यकर्ता को नाते इस क्षेत्र में, इस आदिवासी समाज में काम करने वाला ज़मीनी कार्यकर्ता, ये इसलिए मेरे को चयन किया गया, मेरी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और इसके तहत हमने उसमें बांसवाड़ा के अंदर हमारा 1487 गाँव हैं और 898 गाँव हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हैं। तो इन गाँवों के अंदर हमने दौरा किया और दौरा करके सबको बताया, और उसके अंदर हमने हमारा फंड का उपयोग था वो जिस प्रकार से किया, हमने धुनिया नहीं बनाई, धर्म का देखता था वो तो समाज को कह दिया, लेकिन पास में जो है सामुदायिक भवन बना करके इनको कहा कि आप बैठिए अंदर विचार करिए। और वहाँ से मानगढ़ धाम में गुरु गोविंद के बारे में भजन कीर्तन करते हुए हम खुद भी इसके अंदर रमे हुए, मेरे पिताजी भी मेट कोटवाल, दूसरे भी सब है। हमारी ये संस्कृति आदिवासी भाइयों का एक अच्छा स्थान है, और हमारे पूर्वज इस प्रकार से हो गए तो हमको भी कुछ करना चाहिए, हम क्यों चुप बैठे। तो ये जागृति आई है धीरे धीरे, और उसी के कारण से आज मुझे सौभाग्य से फिर से सांसद बनने का लोकसभा का अवसर मिला। और सबसे पहले हमने इस बात को आवाज़ उठाई, संसद के अंदर राष्ट्रीय धरोहर यहाँ हमारा मानगढ़ धाम है, उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। हमारा नियम 377 के अंतर्गत हो, 0 आवर में हो, और भी हमने कई बातों में, भाषणों में, कई सब जगह कई बात, और ये विषय ध्यान में मोदी साहब भी यहाँ कार्यक्रम कर चुके 2 बार, तो इनके भी ध्यान में है कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, और इसीलिए यहाँ पर आदिवासियों को इतना समर्पण है, तो सरकारों क्यों नहीं करेंगी, सरकारों को कुछ सोचना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में आदरणीय वसुंधरा जी थी, उस समय में भी ये जो पेनोरमा बना है, उस पेनोरमा के अंदर पूरी घटनाक्रम है कि यहाँ पर किस प्रकार से मारे गए, अंग्रेजों ने किस उनको गोलियों से भुना, किस तरह से क्या घटना हुई, पूरा उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। उसमें 3 करोड़ से भी ऊपर पैसा उसमें स्वीकृत हुआ है, और उसके अंदर उस काम कराया है। और इसके अलावा जितना भी सामुदायिक भवन सब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस राज के अंदर ये काम हुए हैं। और जिन्होंने जो पद पे रहे, चाहे वो दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, उन्होंने थोड़ा अंशदान जिन्होंने भी किया है,
चाहे वो स्मारक हो, चाहे वो सामुदायिक भवन का किया, हम ना नहीं करें। लेकिन अभी जो स्थिति है ये हो रही है कि हमारी मांग ये है कि राष्ट्रीय धरोहर हमारे यहाँ घोषणा हो। ये बार बार होने से ऊपर तक हमारे राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हर्ष चौहान को भी हम लाए थे यहाँ पर, अर्जुन मेघवाल जी को भी हम यहाँ लाए थे, कार्यक्रम बनाया और ये बात तय हो गई है कि इन लोगों की गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र के ये सब लोग यहाँ उनका आस्था का केंद्र बन गया है। तो क्यों न इस विषय को पूरा संसार जाने, पूरा देश जाने। और इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहिए। इसके कारण से यहाँ पर लोगों की सब तरह से विकास की गंगा बहेगी, ये हमारी मंशा थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो इस मानगढ़ को धाम को हम शायद 20 साल 25 साल बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विषय को जानते ही नहीं थे, वो आज इतना काम होने के बाद में टीका टिप्पणी करते हैं, हमारी बात को फिर काटने का काम करते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सब मिल करके करें, 36 नहीं है कि नहीं, सब मनुष्य मात्र स्त्री और पुरुष दोनों हैं, सब मिल करके काम करते हैं, सब साथ रह के करते हैं काम। और उसके आधार पर आज जो चल रहा है, इसलिए देश में मोदी मोदी हो रहा है, ये सबके पेट में दर्द हो रहा है। और इसलिए सभी विचार के लोग हैं, अगर मोदी रहा तो हमारा मुमकिन है। तो ये विषय जो चल गया है तो शायद मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है और इसके कारण से उल्टे सीधे बयान करके आदिवासी भाइयों को बिखेरने का कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो इनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके विचार अपने पास रखो, अपने परिवार तक रखो। ये गलत विचार इस समाज के जो आदिवासी सनातन धर्मी हैं और मानते आ रहे हैं, पूर्वज भी मानते आ रहे हैं, अब उसके बारे में आप उल्टी बात करके परिवार में ही झगड़ा पैदा करने का काम नहीं करें। बाप बेटे नहीं बोल रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा विचार घुस दिया अंदर कि बेटे को बाप को तू उलाना देते हैं और तू मेरे साथ रहेगा, तू ऐसा बोल, ऐसा ज़बरदस्ती करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये है क्या सनातनी भगवत से क्या ऐतराज़ है? भगवत के कारण से ही तो आज हम त्याग और समर्पण लिए, साधु संतों का सूरज की किरणों का हो, ये सब उसका रंग एक ही है, उसका त्याग और समर्पण है। इस बात को ये क्या समझे? उनको तो केवल अपना स्वार्थ नज़र आ रहा है, केवल अपनी बात हुई करने का कि हमारा स्वार्थ सीधा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए हकीकत में ये कहाँ थे, कैसे पैदा हुए, कैसे ये विचार कर रहे हैं, आगे क्यों ऐसा करें। मेरी प्रार्थना, हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, लेकिन युवाओं को भटकाने का काम और इस प्रकार का क्या जो किया रहा है मुख्य धारा में नहीं जोड़ने देने का काम, ये जो प्रक्रिया है जो कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि ऐसा नहीं करें। एक समाज के प्रतिनिधित्व होने के नाते सही दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश करने जैसा हम कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और हम भी कह रहे हैं कि ऐसा फिर से दोबारा अगर करने की कोशिश की तो शायद उसका अलग ही परिणाम होगा, ठीक नहीं लगता। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं 35 साल से राजनीति में हूँ। मैं शिक्षक था, 17 साल तक मैंने सेवा भी दी है और पूरा क्षेत्र को जानता हूँ और कौन क्या करता है। लेकिन कम से कम खुद अपने लिए करते हो, हम सबके लिए करते हैं, तो आप ऐसा स्वार्थ गलत विचार नहीं रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ये जो कार्यक्रम मानगढ़ 3 जुलाई को हुआ है, उसके बारे में आज के बाद में किसी प्रकार का कोई जनजाति बंधु या आदिवासी भाई, कोई युवा हो चाहे कोई भी हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। नहीं तो उन हुतात्माओं को जो 1500 आदिवासी समर्पित हो गए, वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि मेरी संतान किस प्रकार की पैदा हुई, क्या सोच रखती है। तो ये बड़ा उनको कष्ट होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। कैसे पंजाब की अगर हम बात करें जलियांवाला बाग की, तो ये पंजाब जलियांवाला बाग विश्व पटल पर कहीं न कहीं नज़र आया, लेकिन अगर हम मानगढ़ धाम की अगर बात करें तो ये भी उसी का ही एक प्रतिरूप है। तो इसको विश्व पटल पर लाने के लिए इतनी देर क्यों लगी? ऐसा है कि ये गोविंद गुरु महाराज जब बांसवाड़ा डूंगरपुर ये पिछड़ा क्षेत्र था, आदिवासी बहुल क्षेत्र था, और गुरु गोविंद पहली बार बासिया बेड़सा डूंगरपुर ज़िले में जो है धाम है, इनका पहला धाम, वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। वहाँ पर उन्होंने दोणियाँ भी गोड़ी। इसके बाद वहाँ से वो सुराता गए। सुराता में उनका धाम बहुत बड़ा धाम है और वहाँ पर खुरा महाराज इनके पहले गुरु हैं। सबसे बड़ी शक्ति खुरा महाराज को दे रखी है। वहाँ से इनको बड़ी यातनाएं दी। डूंगरपुर ज़िले में इनको जेल में डाला गया, परेशान किया गया और उनको रियासत छोड़ने का आदेश हुआ। तब जा कर के वो वहाँ से निकले और ये वहाँ से सीधे निकल के मानगढ़ पे आए। मानगढ़ पर आकर के इन्होंने संप सभा आयोजित की, भक्ति आंदोलन शुरू किया। भक्ति आंदोलन और आदिवासियों को खेती, नीति, बढ़ती, ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। और इस बात को लेकर के संतरामपुर के राजा को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई गुरु गोविंद नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर कुछ आंदोलन और यहाँ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं कंपनी के विपरीत में।
तो इस बात को लेकर के उन्होंने संदेश दिया। तो ऐसा है कि जैसे जलियांवाला बाग में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जब ये फायरिंग हुई वो लोग जैसे पहाड़ी थी, कुएँ थे, चट्टाने थे, ऐसे गिर करके ना वो भागने गए और इसमें गिर करके इनकी मौत हुई। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल समतल पहाड़ी थी और कई दिनों तक वहाँ के जो शासक ने इनको घेर रखा और उनको चेतावनी दी कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, जगह खाली कर दें, आप ये आंदोलन नहीं करें, कंपनी के विपरीत आप नहीं बोलें। फिर भी वो आदिवासी समाज इस बात को लेकर के डटा रहा कि हम आज भी पीछे नहीं हटेंगे, कल भी नहीं हटेंगे, इनका मुकाबला करते रहे ये लोग। अंत में जा कर के इसके ऊपर वहाँ के राजा, संतरामपुर के राजा ने आदेश दिया और इनके ऊपर तोपें चलाई और जिससे हमारे 1500 आदिवासी शहीद हुए। इस बात को लेकर के ये एक पिछड़ा क्षेत्र था आदिवासियों के साथ शोषण करने का। जो शासक आया आज़ादी के बाद, जो भी शासक आया हो, देश प्रदेश जिसने शासन किया, आदिवासी के इतिहास को दबाने का काम किया और इस इतिहास को कहीं भी इतिहास के पन्नों पर नहीं आने दिया। लेकिन पहली बार मुझे अच्छी तरह से पता है कि भैरव सिंह जी शेखावत हमारे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के। उन्होंने जा करके हमारे आदिवासियों की साथ, जैसे चाहे राणा पूंजा की बात हो जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में रह करके लड़ाई लड़ी, गुरु गोविंद की बात हो, इस बात को उन्होंने उजागर करने का काम किया और अपने हाथ में लिया कि इसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। और फिर इसके धीरे धीरे हमारे सारे मंत्री, हमारी सरकारें आती रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस मानगढ़ धाम की गाथा हो चाहे राणा पूंजा की गाथा हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही आगे बढ़ा करके उसको इतिहास के पन्नों पर लाने का काम किया। और आज भी जो कुछ भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही मानगढ़ पे आज जो भी विकास हुआ, पहली ईंट किसी ने लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। आप गुजरात के क्षेत्र को जाके देख लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री बने और उसके पहले वन महोत्सव के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करके आज हम वहाँ देखते हैं, वहाँ पर इतना बढ़िया एक पर्यटक स्थल बन गया। इसके बाद यहाँ पर भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करके सारा पैनोरमा बना गया और बहुत अच्छा सुंदर बना गया और आगे भी अभी भी इसका काम चल रहा है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि मोदी जी का इसके प्रति लगाव है, मोदी जी का गरीबों के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का होगा, लेकिन गरीब व्यक्ति के प्रति इनका उनकी भावनाएं हैं कि मैं इसको कैसे ऊपर उठाऊं। और ये कह रहे हैं कि अभी जैसे मानगढ़ के गुजरात की सीमा में मानगढ़ धाम की एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के बीच में इतनी गहरी खाई है, उसको अभी केंद्रीय दल वहाँ आकर के उसका सर्वे किया है। वो भी ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक पुल बनाया जाए, हैंगिंग पुल बनाया जाए, ताकि लोगों का सीधा आना जाना, जो घूम करके जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं वो नहीं करके सीधा आना जाना हो। तो अब तक के जितने भी कार्यक्रम वहाँ पर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम किए, इस मानगढ़ धाम को ऊपर उठाने के लिए, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए, चाहे वो ABVP ने कार्यक्रम किया हो, विश्व हिंदू परिषद ने किया हो, वन्यवासी कल्याण परिषद ने भी किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। और अभी कुछ समय पहले हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान के आदिवासी भगत आए थे, बहुत संख्या में आए थे, जो अर्जुन राम जी मेघवाल साहब पधारे थे और वो भी बड़े खुश होकर के गए। इन्होंने देखा कि वास्तव में इसको कोई ऊंचाइयों पे पहुंचाने की आवश्यकता है। तो अब तक जो 75 साल की आज़ादी में जिन जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, उन्होंने आदिवासियों के साथ शोषण करने का काम किया, आदिवासी के इतिहास को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंदूवादी संगठन है और आदिवासी समाज के जो शहादतें हुई है, आदिवासी समाज के द्वारा जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी इन्होंने त्याग तपस्या की, उसको इतिहास के पन्नों पर लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि आज दूसरे दल के लोग, कभी कांग्रेस वाले तैयार होते हैं, कभी इसके पन्नों पे ले जाएंगे, कभी बीटीपी वालों के पास है क्या जो इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। और कांग्रेस अगर उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहती तो इतने देश की आज़ादी के समय उन्होंने एक तंत्र शासन किया, वो बना सकते थे, लेकिन एक ईंट नहीं लगा पाए। वहाँ पहली ईंट, वहाँ सड़क बनाना, वहाँ सड़क का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो वहाँ पहला भवन बना, नंदलाल जी मीणा जी ने बनाया, और दूसरा भवन राज्यसभा सांसद कनकमल जी कटारा साहब तक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 2 व्यक्तियों के द्वारा पहली बार वहाँ पैसा खर्च हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ये विकास की ओर बढ़ता गया। तो आदिवासी समाज तो भक्ति भी करता है, राजनीति भी करता है। तो आदिवासी समाज को मानगढ़ धाम से भक्ति का संदेश गुरु गोविंद ने दिया, राजनीति का संदेश गुरु गोविंद ने दिया, पढ़ाई का संदेश गुरु गोविंद ने दिया, खेती का संदेश गुरु गोविंद ने दिया।
आज वो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए। तो हमको तो वहाँ आदिवासियों को मानगढ़ धाम से ही सारी चीज़ें सिखाई है कि हमको पढ़ाई भी करनी चाहिए, हमें खेती भी करनी चाहिए, हमें भक्ति भी करनी और हमको राजनीतिक भी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मानगढ़ से ही पैदा हुई है और वही का संदेश लेकर के आज पहली बार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने एक आदिवासी महिला को एक उच्च पद पर बैठा करके राष्ट्रपति बना करके इस आदिवासी समाज को बहुत गौरवान्वित किया है। ये एक ऐतिहासिक काम है। उन लोगों को वहाँ पर बधाई देनी चाहिए मोदी जी को कि आदिवासी समाज की किसी एक महिला को राष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। ये शब्द नहीं कह सकते, वो कुछ कर नहीं सकते और उन्होंने कभी किया नहीं, आदिवासियों को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को तो एक ये अकाल राहत कार्य चला करके इनका पेट भरो और उनको पढ़ाई और शिक्षा, और इस क्षेत्र में जो भी राजस्थान में शिक्षा का जो विस्तार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। गुलाब जी कटारिया साहब जब शिक्षा मंत्री थे, गांव-गांव गली-गली में विद्यालय खोल करके और आदिवासियों को कपड़ा देना, आदिवासियों को किताब मुफ्त देना, सारी चीज़ें मुफ्त करके भैरव सिंह शेखावत जी ने शुरुआत की। और आदिवासियों को अध्यक्षीय पद, चाहे सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, एमएलए, मंत्री, ये सब बनाने का दर्जा किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया। कांग्रेस ने आज दिन तक आदिवासियों के लिए कभी कोई चीज़ तैयार ही नहीं की। और बीटीपी को तो हम जानते भी नहीं। बीटीपी तो बिकने के लिए है, पैसे इकट्ठे करने के लिए। और बीटीपी का तो ऐसा है कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति, सामाजिक राजनीति, वो आगे चलने वाली नहीं है। न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास कोई निर्देश है। ये तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाने वाला है, ये कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए हमें चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ करने वाली है। बिल्कुल सर, आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि जिस तरीके से कैलाश जी ने बताया कि 75 सालों से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार, अगर हम मोदी की बात करें, पीएम मोदी की, तो उन्होंने एक नया इतिहास रचा है कि एक आदिवासी महिला को जो है वो देश का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय किया है। तो क्या लग रहा है कि अब 75 सालों से जो आदिवासियों का जो शोषण हो रहा था, क्या वो ख़त्म होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम कितनी बार धन्यवाद या आभार व्यक्त करें बहुत कम पड़ जाएगा। उन्होंने सभी समाजों को साथ लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और इसीलिए आज मुझे भी राज्यसभा का सांसद बनने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। ऐसे 47 यानी 40 से भी ऊपर सांसद जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नाते लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया। सर, मेरा सवाल ये कि 75 सालों से जो आदिवासियों का शोषण हो रहा था और आज जो है वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये जो सांसदों के ऊपर आदिवासी समाज के लोग जो प्रतिनिधि हैं इनके ऊपर विश्वास किया, ठीक उसी प्रकार झारखंड की पूर्व राज्यपाल यानी द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से आज राष्ट्रपति का ये जो सोचा है, और यही सोचा इसलिए कि आदिवासी समाज का कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी देश का कमान संभाल सकता है और महिला होने के नाते इनको महत्व दिया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं के जो शोषण हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो गलत भावना और कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी सोचेंगी और इस देश में संकेत देंगे, संदेश देंगे कि वाकई में देश में बहुत अच्छा एक संचालन होना चाहिए। ठीक से इसका हम सम्मान करते हैं। ये बात हम आज भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर इनको बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारे बधाई देना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में पूरा देश अच्छा चलेगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी को भी कहते हैं कि आपने एक अच्छे प्रतिनिधित्व करने के लिए देश का इन्होंने अच्छे उम्मीदवार को आपने तय किया है, इसलिए निश्चित रूप से हमारी जो आशा है ना वो निश्चित रूप से पूरी। तो सर, ये माना जाए कि एक अंतिम छोर तक जो है वो मोदी का विकास पहुंच रहा है। निश्चित है, छोर तक बोल रहे हैं ना। अब तो बिजली, पानी, सड़क ये पहुंच गया ठेठ घर तक, और 2023 और 24 के अंदर हर घर में नल जाएगा और है ना चूल्हे तक, मकान, गैस है, बिजली कनेक्शन 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची, वहाँ पहुंच गई। मैं कह रहा हूँ कि क्या बाकी रहा, यानी आवाज़ अभी कहा ना मैंने कि इसके अंदर हमारा 2 लाख के। सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार मानगढ़ धाम को लेकर के कहीं न कहीं संवेदनशील होती नज़र आ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में विश्व पटल पर मानगढ़ धाम जो है वो एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल का स्मारक और राष्ट्रीय पटल पर कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ने में अपनी पूरी
दमखम लगाने के साथ ही जो है वो मानगढ़ धाम आने वाले समय में विश्व पटल पर होता हुआ नज़र आएगा। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।